हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से चल रही होगी और मात्र चंद दिन बच गए हैं। 16 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपका। और इस समय आपके लिए एक मैं मॉक टेस्ट 1 लेकर आया हूँ। सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन, जिसे आप देखें और एनालाइज करें आपकी प्रिपरेशन कैसी है। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अमूर्त सोच का विकास, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, विचार या सोच में केंद्रीकरण, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। इसका सही उत्तर आप चुनें और बताएं कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है सी, विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ध्यान दें, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ए, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, स्कीमा मनोबंध या मनोवैज्ञानिक उपकरणों। इसका सही उत्तर है सी, स्कीमा मनोबंध। आप पूरी तैयारी करें, अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। बच्चे अलग अलग सोच के, अलग अलग टैलेंट होती है। इसको हम किसके ऊपर आधारित कर सकते हैं। केवल आनुवंशिकता पर, ना आनुवंशिकता, ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल पर्यावरण पर। इसका सही उत्तर है सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। सभी के लिए मानकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ये लॉरेंसबर्ग का सिद्धांत है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं वह इसलिए करते हैं कि कोई दूसरा उसको करने के लिए स्वीकृति देते हैं। इस नैतिक विकास में कौन सी चरण को दर्शाता है। अमूर्त संक्रियात्मक को, प्रथा पूर्व को, प्रथागत को या उत्तर प्रथागत को। सही उत्तर सी, प्रथागत को। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। आप ध्यान दें, आप जो भी कुछ सिखा रहे हैं बच्चे को, उनको सीखने में कठिनाई कब होगी। अगर प्रश्न ढंग से पढ़ें,
उत्तर देखें तो सही उत्तर आप चुन सकते हैं, सारे लॉजिक पे हैं। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। सही उत्तर है सी। अगर आप सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो ऐसी स्थिति में बच्चे को सीखने में बहुत परेशानी होगी। अगला प्रश्न, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस लिए है? छात्रों को प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। सही उत्तर चुनें, क्या है? इसका सही उत्तर है सी। अधिगम के लिए वह पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ है, बच्चे को सीखने में कठिनाई कब होती है? अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो? नहीं, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो वो सीखेगा ही, कठिनाई नहीं होगी। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। इसका सही उत्तर है सी। सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत की जाएगी बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम होगी। अगला प्रश्न, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या सुझाव देता है? ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, या बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर है बी, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जैसे ही बच्चा जन्म लिया उस समय से उसको किशोरावस्था होते तक किस प्रकार का बच्चे में विकास होता है? मूर्त, अमूर्त या संवेदिक? अमूर्त, संवेदिक, मूर्त, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, या अमूर्त, मूर्त, संवेदिक? इसका सही उत्तर है संवेदिक। सबसे पहले बच्चे संवेदिक होते हैं, फिर मूर्त होते हैं, फिर अमूर्त होते हैं। अगला प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आप क्या करेंगे जिससे आपका क्लास, आपके बच्चे समस्या का समाधान कर पाएंगे? सही उत्तर आप बताएं कौन सा है? इसका सही उत्तर है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया इस्तेमाल को बढ़ावा देकर नहीं, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये भी नहीं कर सकते, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर नहीं, समरूपों के इस्तेमाल करके बढ़ावा देकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक कार्य के दौरान सैना स्वयं से बात कर रही है। सैना एक स्टूडेंट है जो क्लास में है और कार्य के दौरान वो अपने आप से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोत्स्की
की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? मनोवैज्ञानिक विकार है, स्वनियमन है, या संज्ञानात्मक परिपक्वता है, या आत्म केंद्रिता है? वह स्टूडेंट बी स्वयं नियमन कर रही है, वह अपने आप से बात कर रही है। अगला प्रश्न, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादी को दर्शाता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है? सही उत्तर है ए, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है कि वो लड़के और लड़कियां में भेदभाव करते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील क्लास है, कक्षा है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार आप देख सकते हैं? आप कैसे देखेंगे? एक टीचर के रूप में सोचें, सभी आंसर सही होंगे। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा? अगर आप सही से सोचेंगे तो इसका सही उत्तर होगा सी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए यह महत्व है कि आप क्लास को विभिन्नताओं को किस प्रकार देख सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान दें, इसमें ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित आप कर रहे हैं, उस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें आप क्या करेंगे? व्यक्तिगत आप एक एक बच्चे के लिए योजना अलग बनाएंगे, या दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ये करेंगे। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे? हाँ। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे? हाँ। यानी इसका सही उत्तर होगा ए, व्यक्तिगत शैक्षणिक योग्यता आप नहीं बनाएंगे। अगला प्रश्न, सृजनात्मक की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? अति सक्रियता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, असर्तकता, या अपसारी चिंतन? इसका सही उत्तर है डी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, शर्मिंदगी क्या करता है? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नो। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कि बच्चे को बार बार आप क्लास में शर्मिंदगी करते रहेंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यस, सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को आप किस प्रकार कंटिन्यू कर सकते हैं? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। अब बच्चे को केवल रटाएंगे तो रट्टू तोता हो जाएगा, बच्चे को दंड देंगे तो भी वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो लगेगा कि हाँ ये तो एकदम
इजी है, कोई बात नहीं, यानी इसका सही उत्तर है बी, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कि बच्चे अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे सीख सकें। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, या एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका सही उत्तर क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देती है? सोचिए। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, या एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नो, सही उत्तर है ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा आपका है, इंक्लूसिव क्लास है, तो आप किस पर अधिक जोर देंगे? अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करेंगे? ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि कोई अमीर है गरीब है तो आप ग्रुप अलग बना देंगे। अभिवेदी समरूपी निर्देशों को देंगे? नहीं। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर ध्यान देंगे? अब बताइए, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे? जी, सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर, अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, या गुणारोपण पर? इसका सही उत्तर है सी, संतुलीकरण पर। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दें, 3 इसमें गलत है, 1 सही है, और हमें सही चुनना है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है? गलत। क्या बच्चे केवल स्कूल में ही सीखते हैं? नहीं। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है? नहीं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विकास बहुआयामी होता है? यह सही उत्तर है डी, विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। हम लोग पहले इनको हैंडीकैप्ड कहते थे, अपाहिज कहते थे। तो एक अधिनियम बना 2016 में जिसमें दिव्यांग जन कहा गया वैसे लोगों को, तो उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त होगा? छात्र जिसका अशक्त शरीर है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, विकलांग छात्र, मंदित छात्र? इसका सही उत्तर होगा ए, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, अन्वेषण और संवाद, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या बारंबार परीक्षाएं? सही उत्तर है बी, अन्वेषण और संवाद करके अधिक से अधिक विद्यार्थी सीख सकते और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। आप बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं और बच्चे की मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे कितने सीखे हैं आपके सिखाए गए बातों को।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना चाहिए। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना चाहिए, या विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना चाहिए, या विद्यार्थियों को नामांकित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी। आप ये एग्ज़ाम लेकर मूल्यांकन करने के बाद यह पता करेंगे कि किस बच्चे को किस प्रकार की आवश्यकता है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि वो अधिक से अधिक सीख सके। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आप समझ लीजिए एक शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपके वर्क में कार्यकलाप में कुछ बच्चे बहुत अधिक गलती करते हैं, तो उसको विश्लेषण करने के लिए आप क्लास में क्या करेंगे? अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों के समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। आप ये ध्यान दें, कभी भी अपने क्लास में नेगेटिव बात नहीं करनी है। डी में भी नेगेटिव बात की जा रही है। दंड आप कभी नहीं देते हैं बच्चे को, ये भी गलत है। और अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, यह भी नहीं है। यानी इसका सही उत्तर है सी। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, निम्न उत्तेजना, उच्च भय होना चाहिए, या उच्च उत्तेजना, उच्च भय होना चाहिए। अगर आपके क्लास में बच्चे अधिक एग्रेसिव हो रहे हैं, उनको अधिक डर लग रहा है, तो वह अधिगम के लिए अच्छा नहीं है। अगर बच्चे निम्न उत्तेजना उनमें हो रही है, कोई उनमें जागरूकता है ही नहीं और बहुत डर भी बच्चे रहे हैं, तो भी बच्चे नहीं सीखेंगे। अब ए और बी में कोई सही है तो आप बताइए कौन सा है? कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए या कोई भय नहीं होनी चाहिए? ये बात तो सही है कि कोई भय नहीं होना चाहिए, तो बच्चे सब बात को सीखेंगे। लेकिन कोई उत्तेजना ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। यानी सही उत्तर है ए। संतुलित उत्तेजना बच्चों में होनी चाहिए और कोई भय नहीं होनी चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, अनुकरण, नकल और दोहराना, या बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सी बातें सही है? 3 बातें गलत है बातें और एक सही है। कौन सा? समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। नहीं, हमें तो शुरू से सिखाया गया कि पहली पाठशाला परिवार है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। हाँ, ये बात है, प्राथमिक कारण है। लेकिन अगला भी पढ़ते हैं, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिक के द्वितीय कारक है। नहीं, विद्यालय तो पहली है ही नहीं, ये नहीं है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के लिए द्वितीय कारक है। परिवार तो पहले बताया गया है,
कि पहला यानी सही उत्तर इसका बी है। तो आगे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करें अच्छा से और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए। और अगले वीडियो में फिर से हम मॉक टेस्ट 2 के रूप में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम।